नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह स्टैटिक्स जीके जीएस का 13वां क्लास है और इस क्लास में हम आप लोगों के लिए कराते हैं 15 क्वेश्चनों का एक सीरीज जो कि विभिन्न सारे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे खास करके आप यूपी पुलिस, बिहार पीएससी, एसएससी, आरआरबी जैसे एग्जामों को दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बिना किसी देरी के आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? कमलजीत संधू, दुर्गा बनर्जी, आरती शाह या कर्णम मल्लेश्वरी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए कि किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट जो है वह कमलजीत संधू हैं। अब यहाँ पे इनके बारे में बात करें तो यहाँ पर साल 1970 में एशियाई खेल हुआ था। साल 1970 में एशियाई खेल हुआ था और इन्होंने 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। यहाँ पे बात करते हैं दुर्गा बनर्जी की, तो यह भारत की पहली महिला कॉमर्शियल पायलट हैं। फर्स्ट महिला कॉमर्शियल पायलट। और आरती साहा की अगर बात किया जाए तो आरती साहा जो है यह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला है। और इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार कर कब किया था, कब रिकॉर्ड बनाया था? तो साल 1959 में इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करने का पहला भारतीय महिला होने का खिताब अपने पास लिया। और यहाँ पर अगर बात किया जाए कि कर्णम मल्लेश्वरी की, तो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली, ठीक है, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली अब पहली भारतीय महिला है। और कब के ओलंपिक में? तो साल 2000 में सिडनी में ओलंपिक हुआ था। सिडनी में ओलंपिक हुआ था और इसमें इन्होंने जो है भारोत्तोलन में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो यहाँ पर इनके बारे में रहे। अगर साथ ही साथ अगर आपसे बात किया जाए कि एशियन गेम में पहला पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है, तो एशियन गेम में यहाँ पे है जो आपका तो रोशनी मिस्त्री है जिन्होंने रजत पदक जीता था 100 मीटर में। और राष्ट्रमंडल में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? अगर आपसे राष्ट्रमंडल की बात कर लिया जाए तो राष्ट्रमंडल में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं मिल्खा सिंह। और इन्होंने साल 1958 में 1958 में राष्ट्रमंडल में 400 मीटर की दौड़ को इन्होंने जो है वह 46.6 सेकेंड में पूरा किया था। ठीक है, 46.6 सेकेंड में पूरा करके इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। तो अगर आपसे पूछ दिया कि राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन है, तो मिल्खा सिंह है। तो यह रहे इस क्वेश्चन के डिटेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है आपका खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम, उर्वशी बुटालिया या बप्सी सिद्धवा। तो द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक जो है वह उर्वशी बुटालिया की है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे अन्य के बारे में अगर हम जाने तो यहाँ पे कि अगर इस पुस्तक की बात किया जाए कि द अदर साइड ऑफ साइलेंस, तो इस पुस्तक में समान रूप से भारत के विभाजन के दौरान महिलाओं पर जो दुखद प्रभाव हुआ था उसका वर्णन किया गया है द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक में। अब यहाँ पे खुशवंत सिंह की बात किया है तो खुशवंत सिंह कई सारे पुस्तक लिखे हैं, इनमें से जो काफ़ी चर्चे में रहता है दिल्ली अ नॉवेल जो पुस्तक है वह खुशवंत सिंह की है। अमृता प्रीतम की अगर बात किया जाए तो कागज के कैनवास जो है अमृता प्रीतम की है। कागज के कैनवास ये अमृता प्रीतम की पुस्तक है। और बप्सी सिद्धवा की अगर बात किया जाए तो क्रैकिंग इंडिया जो है वह बप्सी सिद्धवा की पुस्तक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है वह पूछा गया है कि कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। तो यहाँ पे है कि 4 वर्षों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो होता है अर्जुन पुरस्कार। तो सही आंसर होता है बी।
अब यहाँ पे बात किया जाए कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत साल 1961 में किया गया था। और इसके पहले विजेता कौन थे, तो इसके पहले जो विजेता थे वो थे आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद इसके पहले विजेता हैं। अब यहाँ पे आगे की अगर बात किया जाए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। जो कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी साल 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी। और आगे की अगर बात किया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यह पुरस्कार मतलब कि खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि भारत के जनगणना विभाग का प्रमुख कौन होता है, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, या भारत के प्रधानमंत्री, या भारत के महान्यायवादी, या भारत के गृह मंत्री। तो भारत के जनगणना विभाग का जो प्रमुख होता है वह भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त होते हैं। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे अगर आपसे अन्य के बारे में बात किया जाए कि जनगणना जो है किसका विषय है, जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना जो है वह संघ सूची का विषय है। लेकिन आपसे अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात कर दिया जाए, जनसंख्या नियंत्रण की बात कर दिया जाए कि यह किसका विषय है, तो जनसंख्या नियंत्रण जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा कि जनगणना जो है वह संघ सूची का विषय है और जनसंख्या नियंत्रण जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। और जनगणना जो होता है इसके जो प्रमुख होते हैं भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त होते हैं। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि भारत में पहली जो जनगणना हुई थी, ठीक है, तो भारत में पहली जो प्रत्येक 10 वर्षों पे जो जनगणना होती है साल 1881 शुरू हुई और यह प्रत्येक 10 वर्षों पर होती है। तो इस फैक्ट को भी है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। और नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1881 में, जो कि प्रत्येक 10 वर्षों पर होती है। साल 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके जो जनगणना आयुक्त थे उनका नाम था सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली इसके जनगणना आयुक्त हैं। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, तो जनगणना का जो आर्टिकल है वह अनुच्छेद 246 है। जनगणना जो है संघ सूची का विषय और इसकी व्याख्या हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 में मिलता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका ए कि जनगणना विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन शल्य चिकित्सा का वर्णन किसमें है, महाभाष्य में, चरक संहिता में, अर्थशास्त्र में, या मालविकाग्नि मित्रम में है। तो यहाँ पे प्राचीन शल्य चिकित्सा का जो वर्णन है वह चरक संहिता में है। तो सही आंसर होता है बी। और मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है, तो कालिदास की पहली रचना मानी जाती है। अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र किसकी है, तो कौटिल्य की है। ठीक है, इसमें राज व्यवस्था से संबंधित चीजें दी गई हैं, राज व्यवस्था से। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि प्राचीन शल्य का वर्णन किस में है, तो आपके चरक संहिता में, और इसको चरक संहिता में इसको लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि तीन दरवाजा नामक स्मारक कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में, जौनपुर में, नई दिल्ली में, या गुजरात में। तो तीन दरवाजा नामक जो स्मारक है वह गुजरात राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि इसकी निर्माण कब करवाया गया था, तो इसका निर्माण जो है वह 15वीं शताब्दी में जो है वह सुल्तान अहमद शाह के द्वारा करवाया गया था, अहमद शाह के द्वारा करवाया था। और गुजरात में यह कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में भद्रा का किला, ठीक है, भद्रा का किला में, ठीक है, तीन दरवाजा को बनवाया गया है सुल्तान अहमद शाह के द्वारा। अब यहाँ पे अन्य की अगर बात कर दिया जाए तो जो है आपका एक है लाल दरवाजा, ठीक है, तो लाल दरवाजा जो है इसको खूनी दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। तो लाल दरवाजा, खूनी दरवाजा ये कहाँ पे स्थित है, तो आपका नई दिल्ली में। और अगर आपसे पूछ दिया है कि रूमी दरवाजा कहाँ पे स्थित है, तो रूमी दरवाजा जो है वह लखनऊ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मसौदा समिति का गठन कब किया गया था,
तो आपने पता है कि मसौदा का समिति, जिसे हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से या प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं, और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो एक अध्यक्ष और 6, तो इस प्रकार से कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7। और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पूछा गया कि मसौदा समिति का गठन कब किया गया था, तो मसौदा समिति का जो गठन है 29 अगस्त साल 1947 को किया गया था। तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल व 65 साल, 6 साल व 60 साल, या 6 साल व 65 साल, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग UPSC के नाम से जानते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 साल व 65 साल होता है, जो पहले पूरा हो जाए। लेकिन वहीं पे अगर राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर लिया जाए, राज्य लोक सेवा आयोग, तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 62 साल होता है, जो पहले पूरा हो जाए। अब यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के अगर बारे में बात किया जाए, तो संघ लोक सेवा आयोग की जो व्याख्या है वह अनुच्छेद 315 से 325 के बीच में 323 के बीच में है। और यह भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 14 में इसकी व्याख्या मिलती है। और इनके मतलब संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी। और संघ लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ दिया जाए, तो संघ लोक सेवा आयोग का जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। अब इसी प्रकार से अगर राज्य लोक सेवा आयोग की अगर बात किया जाए, तो राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बेसिक तौर पे यहाँ पर, तो जैसा कि मैंने बताया कि इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 या 62 साल का होता है। और राज्य लोक सेवा आयोग का जो पहली बार गठन हुआ था वो हुआ था 1 अक्टूबर साल 1926 को। और जैसा कि मैंने इनके कार्यकाल बताया, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति जो होता है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने का होता है, तो 6 वर्ष और 65 साल, तो सही आंसर होता है सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 से 60 में, या अनुच्छेद 148 से 151 में, या अनुच्छेद 23-24 में, या अनुच्छेद 152 से 156 में। तो जब आप भारत के महान्यायवादी के बारे में पढ़ते हैं, तो भारत के महान्यायवादी का जो उल्लेख है वह जो है उसका अनुच्छेद जो है वह 76 से 78 के बीच में है। ठीक है, 76 से 78 के बीच में। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। और कैग के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में, तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में है। तो हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका कि भारत के महान्यायवादी का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 76 से 78 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सही आंसर होता है, क्वेश्चन सही नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ये पूछ देता कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 148 से 151 के बीच में है। और यहाँ पे महान्यायवादी AGI के बारे में पूछा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इसकी व्याख्या 76 से 78 के बीच में है। और यहाँ पे AGI के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सदन का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग लेता है। तो कई बार इसका ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हालांकि यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं था, हालांकि मैंने यहाँ पर आपको आंसर सही बताया। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर कैग के बारे में पूछ लेगा, तो कैग का आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर, यहाँ पर धुरी होगा, अपनी धुरी पर कितना चक्कर लगा लेती है। ठीक है, अपनी धुरी पर कितना चक्कर लगा लेती है, तो यहाँ पर धुरी होगा 1 चक्कर, 12 चक्कर, 24 चक्कर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर होता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर, मतलब कि पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में अपनी धुरी पर कितना चक्कर लगा लेती है, तो यहाँ पर 1 चक्कर लगा लेती है। तो सही आंसर होता है ए। अब इसके बारे में जानते हैं। आपने पता है कि चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, और इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितने समय लगता है, तो 90 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा का जो अध्ययन होता है, ठीक है, चंद्रमा का जो अध्ययन है उसे सेलेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है।
लॉजी के नाम से जाना जाता है। और चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है। और एक साथ हम चंद्रमा के जो होता है कितने भाग को हमें दिखाई देता है, चंद्रमा को जो हम देखते हैं उसका कितना भाग हमें दिखाई देता है, तो चंद्रमा का मात्र जो होता है 59% भाग हम एक बार में देख पाते हैं। तो ये रहा इसके बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला एक कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो यहाँ पर है 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री या 11 डिग्री। तो यहाँ पर जो है 8 डिग्री चैनल जो है वह मालदीव को मिनी काय से अलग करता है और मिनी काय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल जो है वह मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच में है। द्वीप के बीच में है। 10 डिग्री चैनल जो है वह अंडमान एंड निकोबार के बीच में है। और 11 डिग्री चैनल की अगर बात किया जाए तो 11 डिग्री चैनल जो है वह अमीनी द्वीप और कर्नाकोर के बीच में है। अमीनी द्वीप और कर्नाकोर के बीच में है। तो हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी कि 10 डिग्री चैनल जो है वह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पूर्वी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? रोका, लदांग, झूम, बेबर या दैया। तो यहाँ पर बात करते हैं रोका का। तो जो होता है ब्राजील में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे रोका के नाम से जाना जाता है। लदांग की अगर बात कर लिया जाए तो लदांग जो है वह जो है मलेशिया और इंडोनेशिया में, मलेशिया और इंडोनेशिया में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे हम लोग लदांग के नाम से जानते हैं। और उत्तर पूर्वी भारत के नॉर्थ ईस्ट भागों में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे झूम के नाम से जाना जाता है। बेबर और दैया की अगर बात कर लिया जाए तो मध्य प्रदेश में जो झूम खेती की जाती है उसे बेबर और दैया के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे जो होता है पोंडू के नाम से जाना जाता है। और वेस्टर्न घाट की अगर बात किया जाए, ठीक है, जो आपका पश्चिमी घाट है वेस्टर्न घाट पे इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। तो हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि चट्टानों के खनिज घटकों के रसायन विज्ञान, क्रिस्टल संरचना और भौतिक गुण का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी या स्ट्रेटिग्राफी या ऑर्निथोलॉजी या ओस्टियोलॉजी। तो यहाँ पे होता है कि चट्टानों के खनिज घटकों के रसायन विज्ञान, क्रिस्टल संरचना और भौतिक गुणों के जो अध्ययन है उन्हें हम लोग पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर होता है ए। और यहीं पे अगर बात करें कि चट्टानों के परतों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों के परतों का जो अध्ययन है वह स्ट्रेटिग्राफी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के समय में किया गया? मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत में बैंकों का जो पहला राष्ट्रीयकरण था वह इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे जो होता है कि पहला जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, पहला जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था यह किया गया था 19 जुलाई साल 1969 को। और इस दौरान कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इस समय भी प्रधानमंत्री जो थी वह इंदिरा गांधी थी। और दूसरा जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था यह किया गया था 15 अप्रैल साल 1980 को। 1980 को किया जाता है। और इस दौरान कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और इस दौरान जो प्रधानमंत्री थी वो भी इंदिरा गांधी ही थी। अगर यहीं पे बात कर लिया है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह साल 1949 में किया गया था। और एसबीआई की अगर बात किया जाए कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है वह साल 1955 में किया गया था। साल 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। इस सेशन का जो अंतिम क्वेश्चन हुआ है कि बोस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है? घोड़े का, भैंस का, गाय का या जंगली याक का?
तो बोस म्यूटस जो है वह जंगली याक का वैज्ञानिक नाम है, तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि घोड़े का जो वैज्ञानिक नाम है उस वो क्या है, तो कैबिलेस जो है, कैबेलेस जो है वह घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। भैंस की अगर बात किया जाए तो बूबालिस जो है, बूबालिस जो है वह भैंस का वैज्ञानिक नाम है, या कई जगहों पे इसका नाम बुआलस भी आता है। और गाय के अगर वैज्ञानिक नाम की अगर बात किया है तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वह है बोस टोरस। बोस टोरस जो है यह गाय का वैज्ञानिक नाम है। कुत्ते की अगर बात किया जाए तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम जो है वह केनिस फेमिलियस है। यह कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली की अगर बात किया जाए तो बिल्ली का जो है वह फैमिलिस केटस है। यह बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। और शेर का जो वैज्ञानिक नाम है वह है पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो शेर का जो है वैज्ञानिक नाम है। हालांकि पूछा क्या है जो क्वेश्चन है कि जंगली याक का वैज्ञानिक नाम जो है बोस म्यूटस है, तो सही आंसर होता है डी। दोस्तों ये थे आपके स्टैटिक्स जीके जीएस का 13वां क्लास। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।